नमस्कार। नई सोच नया बजट इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय मिश्र। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे रोजगार क्षेत्र की और रोजगार को लेकर के, कौशल विकास को लेकर के इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं जयंत कृष्णा जी, जो कि ईडी और सीईओ हैं एनएसडीसी के। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा जी इस कार्यक्रम में वक्त निकालने के लिए। साथ ही जुड़ रहे हैं शंकर अग्रवाल जी, जो कि पूर्व सचिव हैं श्रम और रोजगार मंत्रालय के। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में वक्त निकालने के लिए। और शिक्षा और कौशल विकास को लेकर देश के युवाओं की इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। उम्मीद यही है कि देश में शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए निवेश के नए विकल्प तलाशे जाएंगे। ऐसे सेक्टर्स पे ज़्यादा फोकस होगा जो नई नौकरियां दे सकते हैं। श्रमिकों के कल्याण और श्रम सुधारों के बीच संतुलन बनाना वित्त मंत्रियों के सामने बड़ी चुनौती हो सकती है। कौशल विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं की फहरिस्त में सबसे ऊपर है। इसी कारण युवाओं के कौशल विकास के मामले में गत 2 वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की वजह से पिछले 2 साल में प्रशिक्षित भारतीयों की तादाद में करीब 37% की वृद्धि हुई। 2014 में जहां प्रशिक्षित लोगों की तादाद 76 लाख थी, वहीं 2016 में ये संख्या बढ़कर 1.04 करोड़ हो गई। इसका श्रेय कई सरकारी योजनाओं को जाता है, जिनमें सबसे प्रमुख है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल भारत कुशल भारत के मिशन के साथ इस योजना की शुरुआत जुलाई 2015 में हुई थी। योजना के तहत साल 2015-16 में 15 लाख से भी अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। पहले साल में ही योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने इसे और 4 साल के लिए लागू करने का निर्णय लिया। 2016 से 2020 के बीच प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1 करोड़ युवाओं के कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। 4 साल में इस पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। युवाओं को विश्व स्तरीय कौशल प्रशिक्षण के अवसर मुहैया कराने के मकसद से केंद्र सरकार ने देश में पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स खोलने का निर्णय भी लिया। सरकार ने साथ ही देश भर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI में सुधार कर इन्हें मॉडर्न ITI में तब्दील करने का निर्णय लिया। मई 2014 से मई 2016 के बीच देश में ITI की संख्या 10,750 से बढ़कर 13,105 हो गई। पिछले 1 साल में ही 1141 नए ITI खोले गए हैं और इनकी सीटों की संख्या में भी 1,73,000 की वृद्धि की गई है। इसके अलावा अप्रेंटिसशिप कानून में भी दिसंबर 2014 में संशोधन किया गया, जिसके तहत नियोक्ता श्रमिकों की कुल संख्या का 10% तक अप्रेंटिस के तौर पर रख सकते हैं। इस संशोधन की वजह से गत 2 साल में देश में प्रशिक्षुओं की तादाद 2,70,000 से बढ़कर 3,10,000 हो गई है। अगले 20 साल के दौरान देश में श्रमिकों की संख्या में 32% की वृद्धि होने की संभावना है। ऐसे में कुशल श्रमिकों की फौज तैयार करने की जरूरत है ताकि देश आर्थिक तरक्की की राह पर तेजी से अग्रसर हो सके। निशांत सौरभ, DD न्यूज, दिल्ली। और कौशल विकास का एक तरह से जो मंच है NSDC और जयंत कृष्णा जी हमारे साथ हैं। कृष्णा जी, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की जाए तो ये बजट क्या कुछ दे सकता है और फौरी तौर पर क्या कुछ किए जाने की ज़रूरत है, उसके बाद फिर हम लॉन्ग टर्म फोकस पे आते हैं। देखिए, ये किसी भी सरकार का जाहिर सी बात है, फोकस होगा रोजगार को और बढ़ाने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नए एवेन्यूज़ को करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ करीब 1 मिलियन 10 लाख युवा हर महीने लेबर मार्केट में आ रहे हैं। तो जब तक उतनी जॉब्स नहीं होंगी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तो ये एक प्रॉब्लम बनी रह सकती है। तो लेकिन जॉब्स, ऐसा नहीं है कि नई जॉब्स नहीं हैं। इस समय मार्केट में नई जॉब्स आ रही हैं, लेकिन 10 में से नई जॉब्स में 8 या 9 करीब इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में है। अच्छा। और ये ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ की जॉब्स बहुत एस्पिरेशनल नहीं होती हैं, तो इसलिए युवाओं को अपनी तरफ, उनकी तरफ आकर्षण पैदा करना एक ज़रा मुश्किल काम होता है। तो हमारे पास इस बजट में या इवन अदरवाइज फोकस इस तरह का होना चाहिए कि किस तरह से हमारा जो स्किल्स हैं और रोजगार है वो फार्म सेक्टर से नॉन फार्म सेक्टर पे जाए। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ आपको जैसे पता है करीब 50-51% लोग एग्रीकल्चर और अलाइड एरियाज पे अपनी लाइवलीहुड डिपेंड करते हैं और ये GDP का सिर्फ 17% है। तो जाहिर सी बात है इस क्षेत्र, इस डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट की समस्या, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है और पर कैपिटा इनकम कंट्री की बहुत लो हो जाती है और इन लोगों की देश की औसतन से भी बहुत कम हो जाती है। तो रूरल से अर्बन ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ भी कह लीजिए, जॉब्स
अर्बन सेक्टर में होने वाली हैं। नॉन एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में वो जाना बहुत जरूरी है। एक जो समहाउ कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो उससे डिसेंट एम्प्लॉयमेंट, एक सस्टेनेंस लेवल के एम्प्लॉयमेंट से बढ़ के डिसेंट एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना जरूरी है। और हमारा देश की जो एक लेबर फोर्स लोग बोलते हैं कि 48 से 50 करोड़ के बीच में है, उसमें करीब 93% जो है वो इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट है। तो ये किसी भी देश में इतना बड़ा प्रतिशत पूरे लेबर फोर्स का अनऑर्गेनाइज्ड और इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं है, जहां पे मैंने बताया कि जॉब्स एस्पिरेशनल नहीं होती हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम कैसे जॉब्स को इस तरफ मोड़ पाएं, फॉर्मल और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मोड़ पाएं। और सबसे बड़ी बात ये कि देश में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो सिर्फ ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी सब साथ मिलकर वो इम्प्रूव करना है ताकि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़े, एफडीआई बढ़े, वो एक बहुत ज़रूरी है। और लास्ट में जो मैं बात कहना चाहता था कि हमारे जो लेबर लॉज हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आनी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम फ्लेक्सी हायरिंग नहीं अलाउ करेंगे तब तक इन्वेस्टमेंट जितना भारत में आना चाहिए उतना शायद ना आ पाए। तो शंकर अग्रवाल जी, आपका क्या मानना है, इस तरह से अगर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए आप लेबर रिफॉर्म की तरफ जाते हैं तो लेबर वेलफेयर वर्सेस लेबर रिफॉर्म्स, इसको कैसे आप संतुलित होते हुए देख रहे हैं? ये बार बार बात उठती है कि लेबर रिफॉर्म से जो लेबर वेलफेयर है वो एडवर्सली इफेक्ट होगा, जबकि ये गलत है। दोनों चीज़ों में कन्वर्जेंस है। हम जब बात करते हैं लेबर रिफॉर्म्स की, कोई भी लेबर रिफॉर्म ऐसा नहीं है जिससे किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से कहीं भी लेबर के वेलफेयर की हानि हो रही हो। जितने भी लेबर रिफॉर्म्स हैं वो इसलिए हैं बिकॉज वी हैड टू अल्टीमेटली समय के साथ चलना। मोस्ट ऑफ दिस लेबर रिफॉर्म, ये लेबर जो लॉज बने थे ये 1932, 42, 50s में बने, फिर 70s में बने ना। उस ज़माने में अगर आप देखें जो प्रोडक्शन का सिस्टम था वो एक छत के नीचे सारा प्रोडक्शन होता था और वहीं से सेल्स होती थी। अब ज़माना चेंज हो गया है, मोस्ट ऑफ थिंग्स आर गेटिंग डन थ्रू आउटसोर्सिंग मैकेनिज्म। उससे कहीं डिज़ाइन होता है, जैसे अगर मान लीजिए छोटा सा वैल्यू चेन है। एब्सोल्युटली। तो अगर मान लीजिए आईफोन ले लिया जाए, आईफोन का डिज़ाइन हुआ जाके अमेरिका में, कंस्ट्रक्शन उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो जनरली होता है अमेरिका में, चाइना में, कुछ चीज़ें हैं ताइवान में बनती हैं, अल्टीमेटली सेल्स हो रहा है हिंदुस्तान में। इन सब जगहों पे डिफरेंट लेवल्स पे वैल्यू एडिशन होता है ना। हर जगह पे लेबर रिफॉर्म्स अगर हम पुराने रखेंगे पूरे लेबर लॉस को तो हम नहीं आगे चल तो कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। तो भी जैसे अभी जैन जी कह रहे थे, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है हायरिंग एंड डी हायरिंग के लिए। लेकिन जब हम डी हायर कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को नौकरी से निकाल दे रहे हैं। जिस समय आवश्यकता नहीं है उस कंपनी में या उस यूनिट में तो डी आर होगा, लेकिन उस दौरान में उसको कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहे जिससे वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और साथ ही इस बीच में जब तक उसको नया जॉब नहीं मिल जाता है तब तक अगर नई स्किल भी उसको कहीं अगर लेनी है, कोई तो उसकी सीखनी व्यवस्था है हो तो जाए। उसकी भी व्यवस्था हो जाए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो कौन से सेक्टर्स में नई नौकरियां ज़्यादा पैदा होने की उम्मीद है, इस पर अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा यह खास कार्यक्रम। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। भाई आज जल्दी जाना है। इतनी जल्दी क्या है? अरे मेरा आधार खो गया है, दोबारा बनवाने तो जाना ही पड़ेगा। आजकल आधार की जरूरत तो पड़ती ही है। बिल्कुल सही, लेकिन आधार खो गया हो तो दोबारा बनवाने की कोई जरूरत नहीं। बस अपने पास के आधार केंद्र पर जाएं और अपना विवरण और उंगली की छाप देकर खोया हुआ आधार पाएं। और हाँ, आधार केंद्र की जानकारी आपको 1947 पर कॉल करके मिल सकती है। मेरा आधार मेरी पहचान। छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ए ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपया छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें।
फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है। कब से? जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से। अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक। खांसी? हाँ। इसको तो 1 आध महीना हो गया। खुद की खांसी को 1 आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए। डॉक्टर, खांसी तो है। देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। LIC मना रहा है अपनी हीरक जयंती नई चमकदार प्रस्तुति के साथ। पेश है LIC का बीमा डायमंड प्लान, जो लाया है 6 अद्वितीय लाभ, परिपक्वता मूल्य, जोखिम संरक्षण, मनी बैक, विस्तारित संरक्षण, ऑटो कवर और लॉयल्टी एडिशन। तो आइए जिंदगी का जश्न मनाएं। स्वागत है आपका एक बार फिर से। केंद्र सरकार देश के आमजन को डिजिटल साक्षर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भी तेजी से काम कर रही है। इस दिशा में देश भर में ऐसे केंद्र खोले गए हैं जहां पर लोगों को डिजिटल प्रशिक्षण दिया जाता है। एक ऐसे ही केंद्र में पहुंचे हमारे संवाददाता निशांत सौरभ। आइए देखते हैं ये बजट यात्रा। हर परिवार के एक सदस्य को डिजिटल साक्षर बनाना प्रधानमंत्री का जो डिजिटल भारत का सपना है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी के तहत सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान यानी डिजिटल लिटरेसी मिशन की शुरुआत की है। इसके तहत उन लोगों को साक्षर बनाया जाएगा जिन्हें कंप्यूटर और सूचना तकनीक का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, उन्हें डिजिटल लिटरेसी मिशन के तहत साक्षर बनाया जाएगा। और इसका ये फायदा होगा कि ये लोग भी विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे, इन योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। हम दिल्ली के एक ऐसे ही केंद्र पर मौजूद हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों को डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत IT की ट्रेनिंग दी जा रही है। किस तरह की ट्रेनिंग लोगों को प्रोवाइड कराते हैं? कम्युनिटी को कैसे डिजिटली एम्पावर्ड करना है, एक साइबर कैफ़े से हटके एक साइबर कैफ़े की तरह ही एक इन्फॉर्मेशन सेंटर डेवलप कैसे करना है जिससे कम्युनिटी को फ़ायदा हो। ई गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की स्कीम्स आती हैं, कैसे लोगों तक उन्हें पहुंचाई जाए और बच्चों के ज़रिए हम कैसे उनके पेरेंट्स तक पहुंच पाएँ। तो NDLM का सेंटर ये यहाँ पे इस तरह से काम कर रहा है। क्या क्या बताते हैं लोगों को? हम कि आधार कार्ड का ऑनलाइन स्टेटस कैसे देखना है, राशन कार्ड का कैसे देखना है, ऑनलाइन पासपोर्ट वगैरह के लिए कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन बहुत सारी जो दूसरी सर्विसेज हैं उसका कैसे इस्तेमाल करना है, बच्चों को ऑनलाइन रिजल्ट देखना है कैसे देखना है। तो ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग हम बच्चों को प्रैक्टिकल करके बताते हैं और उन्हें सिखाते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे भी हैं जो कि डिजिटल साक्षरता मिशन के तहत ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप बताइए कि यहाँ पर आप लोग किस किस तरह की ट्रेनिंग लेते हैं, क्या क्या सिखाया जाता है आप लोग को यहाँ पर? हम ऐसी ट्रेनिंग लेते हैं जैसे कि हमें बिल पे करना है, बिजली बिल, तो हम घर बैठे कर सकते हैं लैपटॉप पे। कोई से भी हमें स्कूल की फ़ीस भरनी है तो हम कर सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी चीज़ बताई जाती है। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो एयर टिकट, ट्रेन के लिए हमें रेलवे पे जाना पड़ता है, तो हम घर बैठे कर सकते हैं सब चीज़। हमें कई तरह की बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है, एक्सेल, वर्डपैड, और हमें नेट पे कुछ भी सर्च मारने के लिए वीडियोस वगैरह वगैरह चीज़ें, आधार कार्ड को चेंज कर, आधार कार्ड में अगर कोई गलती हो जाए तो उसे चेंज करना। डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत लोगों को 20 घंटे की IT ट्रेनिंग दी जाती है जो वो कम से कम 10 दिन और अधिकतम 30 दिन में पूरी कर सकते हैं। यानी 10 दिन में आप कंप्यूटर साक्षर बनकर अपने अंदर का आत्मविश्वास जगा सकते हैं। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ निशांत सौरभ, DD न्यूज़, दिल्ली। अब जैन जी, हम इस प्रोग्राम को कह रहे हैं नई सोच नया बजट। स्किल इंडिया को लेकर के कुछ नई सोच सरकार में या फिर नई दिशा इस बजट में आप देख रहे हैं? क्योंकि स्किलिंग करना, उसके बाद में फिर जो अलग अलग प्रोग्राम्स है, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के साथ जोड़ना है, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग और दूसरे सर्विसेज सेक्टर में क्या फोकस हो सकता है और क्या होना चाहिए? देखिए, एक जाहिर सी बात है कि हमारी जो नई जनरेशन जॉब्स हैं उनके लिए हमें नई जनरेशन की स्किल्स चाहिए होंगी। अब आप देखिए, ऑटो सेक्टर में ले लीजिए, अब जो नया फोकस जो है वो किस तरह से फॉसिल फ्यूल्स से हट के बायोफ्यूल्स की तरफ जाया जाए, CNG टेक्नोलॉजीज़ जो हैं,
जो जिसपे कार्बन एमिशन कम होगा, ऐसी टेक्नोलॉजीज की तरफ। तो ट्रेडिशनल स्किल्स, जब तक हम इन स्किल्स की तरफ नहीं जाएंगे, आप पावर सेक्टर में ले लीजिए, मतलब थर्मल का जो बेस है, जो सबसे बड़ा बेस है कंट्री में पावर जनरेशन का, वो सब कैसे नॉन कन्वेंशनल की तरफ पूरे दुनिया में काफ़ी बढ़ रहा है। तो वो वहाँ पे हमारे पास स्किल्स नहीं है। सोलर सेक्टर में, विंड एनर्जी में, हाइड्रो पावर में अभी भी स्किल्स कम है। तो हमें बहुत सी, आप मैन्युफैक्चरिंग में ले लीजिए, 3D प्रिंटिंग की बात कर लीजिए, रोबोटिक्स की बात कर लीजिए, मैकाट्रॉनिक्स की बात कर लीजिए, या एक अडेप्टिव एल्गोरिथम होता है, या एक मशीन लर्निंग की बात होती है, उस तरह की चीज़ों की तरफ, हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है। अगर हमारे पास ऐसा नहीं होगा तो वो बहुत ज़रूरी है, उस तरफ हम वो करें। मैं जर्मनी में एक कार कंपनी में गया था, प्रोडक्शन फ्लोर पे रोबोट सारा काम करते हैं कि आपको आदमी नहीं दिखता पूरे शॉप फ्लोर पे। इसी तरह एक सिगरेट की हम एक कंपनी में यूके में गए थे, पूरे शॉप फ्लोर पे एक व्यक्ति नहीं दिखाई देता, सब रोबोट्स करते हैं, तो हमें उस तरफ टेक्नोलॉजीज की तरफ बढ़ना है बहुत। आप हेल्थ केयर में ले लीजिए, हेल्थ केयर में बाकी सब ठीक है, लेकिन एक हमारे यहाँ गरीबों के लिए जो अफोर्डेबल हेल्थ केयर है, उस पर फोकस हेल्थ केयर में जो स्किल्स डेवलप होंगी बहुत होगा। और दूसरा जो क्रीमी लेयर है, जिसमें बाहर के लोग आते हैं, मेडिकल टूरिज्म की जो बात करते हैं, उनके लिए एक वो 5 स्टार हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ केयर को कंबाइन करके हम कैसे यूज कर पाएं। तो हर तरफ हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल फर्क हो रहा है। आईटी में आप पहले जावा सीख लिया, C++ सीख लिया, उससे काम चल जाता था। आजकल आईटी में पूरा एक डिजिटल टेक्नोलॉजीज की तरफ पूरा वो चाहे वो आप क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर लीजिए, चाहे वो मोबाइल कंप्यूटिंग की बात कर लीजिए, या बिग डेटा एनालिटिक्स की बात कर लीजिए, या सोशल मीडिया की बात कर लीजिए, हर तरफ क्लाउड कंप्यूटिंग की बात, हर तरफ हमारे एक नई टेक्नोलॉजीज जा रही है। तो हमारा जब तक स्किल्स का लैंडस्केप, हम लोग के प्रयास हैं कि हम किस तरह इस तरह की प्रोग्रेसिव की तरफ ले जाएं, स्किल्स की तरफ। कंस्ट्रक्शन में ले लीजिए, जो सबसे बड़ा सेक्टर है स्किल गैप्स का, उसमें भी ग्रीन टेक्नोलॉजीज का यूसेज जो है अभी हिंदुस्तान में आना शुरू हुआ है, लेकिन विदेश में बहुत उसकी तरफ रुझान हुआ है। तो हमें पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट लाने की जरूरत है कि किस तरह के स्किल्स आने वाली इकोनॉमी में चाहिए होंगी, जो हम नया इकोसिस्टम को तैयार बिल्कुल, जो हम बात करते हैं, ये मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उसमें ज्यादातर टेक्नोलॉजीज न्यू होंगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पर जीडीपी, इंक्रीमेंटल जीडीपी यूनिट में हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम होगा। शंकर जी, अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो क्या हम एक ऐसे बोल्ड स्टेप की कल्पना कर सकते हैं जिसमें कि सभी को कुछ न कुछ मिनिमम सिक्योरिटी की बात बजट करे, या फिर जैसे एम्प्लॉयमेंट अलाउंस टाइप का जैसे दूसरे देशों में दिया जा सकता है, क्या हम उस तरफ जा सकते हैं? कुछ हम सोच सकते हैं क्या? ठीक है, थ्योरेटिकली स्पीकिंग अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देने की कोई योजना ला सकते हैं, परंतु इसके प्रॉस एंड कॉन्स बहुत सारे हैं। बहुत सारे देशों में सामाजिक सुरक्षा के नाम से अनएम्प्लॉयमेंट वो दिया जाता है, लेकिन जो असली बात है कि हम लोगों को स्किल कराएं, और उसके पहले है कि हम जॉब्स क्रिएट करें, एंड थर्ड है हम लोग कि कैसे हम मोर एंड मोर प्रोडक्टिव बने। पहली बात जो डिमांड की बात है, अगर आप देखेंगे 2008 के बाद पूरे विश्व में एक मंदी का एक दौर आ गया था, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट हिंदुस्तान एक अकेला ऐसा देश था जिसमें लगातार विकास हो रहा था और जॉब्स क्रिएट हो रही थी। अपने इन्फॉर्मल सेक्टर अगर आप देखेंगे अधिकतर क्यों विकास हो रहा था, आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर की वजह से, लेकिन सडनली 2G स्कैम के आने के बाद उसमें बड़ा धक्का लग गया वो। लेकिन अगेन अब हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, पूरा विश्व हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है। इंडिया इज द ओनली होप इन द इंटायर वर्ल्ड टुडे, एंड अगर हम अपने कंट्री में, क्योंकि हमारी अपनी डोमेस्टिक डिमांड बहुत सारी है, एक बार किक स्टार्ट कर दें, और अभी एक बहुत बड़ा और बहुत रोबस्ट एक फाउंडेशन स्टोन डल चुका है, अब केवल थोड़ा थोड़ा बिल्डिंग भी उभर के आने लग गई है, एंड आई एम वेरी श्योर एंड वेरी कॉन्फिडेंट कि धीरे धीरे हमारे यहाँ पे बहुत सारे और अच्छी क्वालिटी के वेल मीनिंग, पर्पसफुल, मीनिंगफुल जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे, और जैसे ही वो जॉब्स क्रिएट होंगे लोगों के पास वेल्थ आएगा, एंड देन इट्स अ विशियस साइकिल, क्योंकि जब वेल्थ आता है वो चक्का जो है वो घूमना शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक और लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद फिर से इस कार्यक्रम पर वापस लौटेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए नई सोच नया बजट। एक भारत सरदार पटेल डिजिटल प्रदर्शनी देखने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं।
अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। LIC मना रहा है अपनी हीरक जयंती नई चमकदार प्रस्तुति के साथ। पेश है LIC का बीमा डायमंड प्लान, जो लाया है 6 अद्वितीय लाभ, परिपक्वता मूल्य, जोखिम संरक्षण, मनी बैक, विस्तारित संरक्षण, ऑटो कवर और लॉयल्टी एडिशन। तो आइए जिंदगी का जश्न मनाएं। Petroleum products will not last forever. There is an urgent need to conserve these scarce resources like diesel and fuel by adopting good driving habits, better maintenance of vehicles, by use of public transport instead of own vehicles. So friends, let us contribute in saving the fuel and help the nation. Download the PCRA Android app to know more about saving fuel. Issued in public interest by Petroleum Conservation Research Association, Government of India. आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। रुखसाना, आज भी तुम अपना फॉर्म भरने पोस्ट ऑफिस नहीं आई? आप तो जानते हैं शीला जी, दानिश के अब्बू तो अब रहे नहीं, बाहर के हर काम के लिए दूसरों के भरोसे रहना पड़ता है। तो अब निकलो। अल्पसंख्यक मंत्रालय की इस नई रोशनी योजना में तुम जैसी हजारों महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आज की औरत अब घर से खुद बाहर आएगी और बनाएगी अपना जीवन बेहतर। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई रोशनी योजना आपके लिए, सीखें और सशक्त बने। मदद हमारी, मंजिल आपकी। यार बहुत परेशान हूँ, नई जगह है, समझ नहीं आ रहा आधार कहाँ से बनवाऊं? अरे पास में ही है सर जी, ऐसा कीजिए आप। अरे भाई इधर उधर मत घुमाओ, आधार बनवाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप आधार के टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके जानकारी पा सकते हैं, या आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आधार की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर नजदीकी आधार केंद्र का पता जान सकते हैं। मेरा आधार मेरी पहचान। शंकरावल जी, इस प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। अब आपसे अगर फाइनल कमेंट्स जानना चाहें, स्किल को लेकर के, लेबर को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर के इस बजट में क्या देखना चाहेंगे? हमें एक तो नई सोच के साथ और एक जैसे बोलता हूँ कि क्वांटम जंप हमको लेना पड़ेगा कि हर स्तर पर जॉब क्रिएशन के लिए हम इंसेंटिव दें, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे तो लेबर रिफॉर्म्स के रूप में हो, चाहे इंसेंटिव टू क्रिएट अ न्यू जॉब के लिए हो, जैसे अभी लास्ट बजट में प्रोविडेंट फंड में हम लोगों ने इंसेंटिव दिया, चाहे किसी सेक्टर स्पेसिफिक जैसे टेक्सटाइल में अभी पिछले बजट में और उसके बाद भी बहुत सारे हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट। इसी तरीके से जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर एंड जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसमें बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं। हम अगर लोगों को स्किल कर दें और एक मीनिंगफुल उनको जीने का तरीका दे दें बाय गिविंग देम अ जॉब, इससे अच्छा बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकता। देखिए, मुझे लगता है कि हमारे जो मंत्री हैं राजीव प्रताप रूडी जी, वो हमेशा कहते हैं कि आपको 3 महीने का स्किल्स का जो कोर्स है वो आपको एक जॉब दिला सकता है जो शायद 3 साल की डिग्री ना दे पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंट्री में स्किल्स की तरफ बढ़ें, ये एक बहुत बड़ा प्रयास होना चाहिए। नए जनरेशन स्किल्स की तरफ, नई टेक्नोलॉजी की जो स्किल्स हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी, सर्विस सेक्टर में, उस तरफ ट्रांजिशन हो, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने पहला कहा कि हम किस तरह से लेबर लॉज को और लिबरल हायरिंग को किस तरह से अलाउ करें, लिबरलाइज करें, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कंट्री में बढ़े ताकि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स आएँ, ज़्यादा रोज़गार के अवसर हो पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। और किस तरह से हम इनफॉर्मल सेक्टर से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारी इकोनॉमी मूव करे, तभी जॉब्स उसमें एस्पिरेशनल होंगी और लोग विलिंगली स्किल्स की तरफ मूव करेंगे और अपने फ्यूचर को और सिक्योर कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जन कृष्णा जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शंकर अग्रवाल जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल नई सोच नया बजट में आज सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।